अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th बायोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 दैट इज गैसेज एक्सचेंज, इसमें जो जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और ये वो टॉपिक है जो कि आपके इंट्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये डिफरेंशिएशन है और इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो 4 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन, और ब्रीथिंग की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें, द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रीथिंग जो है ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हमने सांस लेने का जो अमल है उसको डिस्कस करेंगे कि सिंपली ऑक्सीजन को एयर से बॉडी में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करना, दैट इज ब्रीथिंग। और इसके पैरेलल अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है। और डिफाइन कर लेते हैं इसको, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड are broken down by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP. So respiration में क्या होता है कि जो फूड में प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक कर रहे होते हैं, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. टाइप ऑफ प्रोसेस, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। मीन्स ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि अपेरेंटली हमें नजर आ रहा होता है, और रेस्पिरेशन जो है इट इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस अकरेंस। ब्रीथिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मीन ये सेल में नहीं हो रहा होता बल्कि ये ऑर्गन लेवल पे हो रहा होता है विद इन द लंग्स। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो दैट इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस जो कि सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। एट द एंड एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग जो है इसमें एनर्जी यूजेज है, इसमें एनर्जी यूज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। सो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो टोटल आपके पास 4 हैं, और लास्ट जो डिफरेंस है दैट इज डायग्राम। और अगर आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि डायग्राम ड्रॉ करें, और अगर आप डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बना सकते तो आप डायग्राम स्किप कर दें। सो फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन, स्टोमेटा आर द पोर्स फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स. Lenticels are spots or pores present in the woody trunk or stems of plants. स्टोमेटा जो है ये जस्ट ये भी पोर्स ही हैं और लेंटिसेल्स भी पोर्स ही हैं, बट डिफरेंस ये है कि स्टोमेटा जो है ये लीव्स और यंग स्टेम्स जो कि ग्रीन स्टेम्स हैं यंग उनमें प्रेजेंट होते हैं, और जो लेंटिसेल्स हैं ये स्टेम जो कि वुडन स्टेम है, लकड़ी के जो तने हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट की जाती है, मतलब स्टोमेटा जो है ये ओपन भी होते हैं ये क्लोज भी होते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाता है, जबकि लेंटिसेल्स जो हैं ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स, मतलब स्टोमेटा अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक पोर है और इसके साइड पर आपको ये बीन शेप कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स है। तो स्टोमेटा हैव गार्ड सेल्स बट लेंटिसेल्स डू नॉट हैव गार्ड सेल्स। तो लेंटिसेल भी जो है ये पोर ही है, लेकिन इसके साइड पे किसी किस्म के आपको जो है वो गार्ड सेल्स नहीं नजर आ रहे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर प्लांट की सरफेस यानी लीव से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज ट्रांसपिरेशन। और गैसेज एक्सचेंज में भी स्टोमेटा हेल्पफुल है। बट अगर लेंटिसेल्स की बात करें तो लेंटिसेल्स आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली गैसेज एक्सचेंज। तो लेंटिसेल्स जो हैं ये गैसेज एक्सचेंज में ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एट द एंड जो है डायग्राम है, सो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली तो आप जरूर ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आप दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन देख लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहाँ चाहें तो डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बहुत ही ब्रीफ से डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। तो इनहेलेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनहेलेशन इज सिंपली टेकिंग इन एयर, ठीक है, सिर्फ जो एयर है उसका बॉडी में लेके जाना, दैट इज इनहेलेशन। और अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो टेकिंग और गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एयर। तो अगर हम अपनी बॉडी से एयर को बाहर एक्सपेल कर रहे हैं इन द एनवायरमेंट तो दैट इज एक्सहेलेशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, रिब मसल्स। इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन रिब मसल्स रिलैक्स। Position of ribs. In the process of inhalation, ribs rise up and move forward and up. In the process of exhalation, ribs come back to original position and move backward and downward. Diaphragm की क्या position होगी? In the process of inhalation, the dome-shaped diaphragm contracts and is lowered. Exhalation, diaphragm muscles relax and it gets इट्स रेज्ड डूम शेप। मतलब जो डायफ्राम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है जैसे ही हम एयर को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी की बात हो रही है कि अगर हम इनहेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी पे क्या जो है वो इम्पैक्ट होगा और एक्सहेलेशन के दौरान में जो चेस्ट कैविटी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट है कि इनहेलेशन में चूंकि हम एयर बॉडी में लेके जा रहे होते हैं तो जो चेस्ट कैविटी है उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, और एक्सहेलेशन में चूंकि हम बाहर एयर एक्सपेल करते हैं तो एक्सहेलेशन में जो एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी है दैट इज डिक्रीज। प्रेशर विद इन द लंग्स, द एयर pressure within the lungs decreases and the pressure within the lungs increases in the process of exhalation. State of lungs, जब इनहेलेशन में एयर हम बॉडी में लेके जा रहे होते हैं तो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो लंग्स क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, तो इनहेलेशन में क्या होता है, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू लंग्स टू इक्वलाइज प्रेशर। तो जो एयर है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में मूव कर रही होती है ताकि प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहे, इक्वलाइज हो जाए। एक्सहेलेशन में जो एयर है दैट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, और जो एयर है वो लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में हम रिलीज कर देते हैं। सो नेक्स्ट कंपैरिजन इज कंपेयर एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। दैट इज अ टेबल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया गया है, और इसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल and at the end temperature. Amount of oxygen in the inspired air, the amount of oxygen is 21% and in the amount of oxygen in the expired air is 16%. The amount of carbon dioxide in inspired air is 0.04% and in the expired air that is 4%. Amount of nitrogen जो है दैट इज सेम इन द एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड एयर, बिकॉज हमारी बॉडी नाइट्रोजन को यूज नहीं करती। तो जैसे ही जितनी अमाउंट में नाइट्रोजन बॉडी में जाती है उतनी ही अमाउंट से जो है वो एक्सपायर्ड एयर में बाहर आ जाती है। वाटर वेपर्स की अगर हम बात करें तो इन द इंस्पायर्ड एयर दैट इज वेरिएबल, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम किस इन्वायरमेंट में जो है वो सांस ले रहे हैं। अगर तो ह्यूमिडिटी है एयर में तो डेफिनेटली जो वाटर वेपर्स हैं वो ज्यादा होंगे, और अगर ड्राई एयर है तो वाटर वेपर्स कम होंगे। और एक्सपायर्ड एयर जो है ये सैचुरेटेड होती है क्योंकि हमारी बॉडी से एयर बाहर जा रही होती है, तो उसमें वाटर वेपर्स डेफिनेटली होते ही हैं। डस्ट पार्टिकल जो है वो इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल हैं, ठीक है। पोल्यूशन फ्री एयर है तो डस्ट पार्टिकल कम होंगे, और अगर पोल्यूटेड एयर है तो डेफिनेटली जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे। और एक्सपायर्ड एयर चूंकि हमारी बॉडी से बाहर आ रही है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट फिल्टर्ड है, उसमें किसी किस्म के कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होते। तो इंस्पायर्ड एयर में अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएबल है, ठीक है, और जब एयर बाहर जा रही होती है बॉडी से तो उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज
बिटवीन द एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये जो डिफरेंस है ये डिसऑर्डर से लिया गया है, और डिसऑर्डर्स में ये आई थिंक फर्स्ट डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस है, और उसी में से उसकी टाइप्स में डिफरेंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सो 4 डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत हार्डली आई थिंक 2 ही हैं बुक में, लेकिन चूंकि एक्सपैंड करके अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिक्वायरमेंट हमने इसको 4 डिफरेंस में ज़रूर लिखना है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है दैट इज़ कॉमन वायरल इन्फेक्शन, और इसमें क्या होता है ब्रोंक्यूल जो ट्यूब्स हैं वो इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये भी यही है कि इसमें भी ब्रोंकियल ट्यूब जो है उनकी लाइनिंग इन्फ्लेमेट कर जाती है, बट दैट इज कांस्टेंट इरिटेशन, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, कुछ मतलब थोड़े लंबे अरसे के लिए ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो 2 वीक्स तक ऑलमोस्ट रिकवर होता है, और अगर हम बात करें क्रॉनिक की तो ये 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक ये यूजुअली ये डिजीज चलती है। टाइम पीरियड जो है डेफिनेटली अगर हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो 2 वीक्स के लिए ये है, और ये शॉर्ट टर्म डिजीज है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये हम यूजुअली लॉन्ग टर्म डिजीज में इसको इंक्लूड करते हैं। रिकवरी इन दिस टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस पेशेंट रिकवर्स विद नो परमानेंट डैमेज। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, जो हमारे पास लंग्स हैं, उनको किसी किस्म का भी जो है परमानेंट डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस पेशेंट डिवेल्प्स अ क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। तो इसमें लॉन्ग टर्म थोड़े से जो है वो हमें इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। एट द एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। सो इसमें भी टोटल 5 डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन जो है वो इनकी डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स जो है द पैसेज विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स जो है ये फूड पाइप और जो वेंट पाइप है उसके लिए कॉमन एक पैसेज है, और जो लेरिंग्स है ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि ये वेंट पाइप की तरफ जाने वाला एक पैसेज है, यानी ये भी एक ओपनिंग ही है जो कि अलाउ करती है एयर को कि वो हमारे लंग्स तक जाए। कंपोजिशन की बात करें तो फेरिंग्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। तो फेरिंग्स मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि अगर हम लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। लोकेशन, सो फेरिंग्स इज प्रेजेंट अबव द लेरिंग्स एंड लेरिंग्स इज प्रेजेंट बिलो द फेरिंग्स। तो इसको भी एज अ हम डिफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड नेम अगर हम देखें तो फेरिंग्स इज जस्ट फूड पैसेज and larynx is also known as voice box because it is helpful in the production of sound. Vocal cords, pharynx contain no vocal cords but larynx contain vocal cords. और vocal cords क्या हैं? These are the fibrous bands. Fibrous bands है जो कि हमारे larynx में present होते हैं, और इन fibrous bands या vocal cord की vibration से ही sound produce होती है और हम basically बात कर सकते हैं। और जो एक ability है स्पीच की, मीन बोलने की जो एक सलाहियत है वो इन वोकल कॉर्ड्स की ही वजह से होती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि इस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। इस चैप्टर में ये तमाम डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में ज़रूर पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये आप लोग प्रिपेयर करें, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड। और इस पूरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, then you can ask in the comment section. Thank you so much.